गुड इवनिंग विद्यार्थियों, मैं पुष्कर वाजपेयी आप लोग के सामने एक बार फिर से एक नई क्लास लेकर आया हूँ विजयनगर पर। ओके, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने विजयनगर स्टार्ट किया था। विजयनगर का हम लोगों ने राजनीतिक पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लिया था। जितने राजाओं ने उस पर शासन किया था, कितने वंशों ने उस पर शासन किया था, सभी के बारे में हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की थी। तो आज उसी क्रम में आज की वीडियो में हम लोग विजयनगर का पार्ट 2 है, उसमें हम लोग विजयनगर के सामाजिक, विजयनगर का जैसे प्रशासन था उस पर चर्चा करेंगे, जो उसकी सामाजिक स्थितियां थी उस पर चर्चा करेंगे। सारे साथ थोड़ा सा फिलोसफिकल यानी साहित्यिक उसका जो पोर्शन है उस पर चर्चा करेंगे। उससे काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस अपडेट हुए हैं। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले जो नए व्यूवर्स हैं उनको बताना चाहूँगा, इस चैनल पे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज़ से जीएस से संबंधित विषयों की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय संविधान और प्राचीन इतिहास हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है और लगभग 50% मिडवर्स हिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विजयनगर का जो सेकंड पोर्शन है, उसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए। तो जैसे अरामेडु वंश के खत्म होने के बाद विजयनगर का साम्राज्य खत्म हो जाता है। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा सा उसकी कहा जाए प्रशासन, राजनीतिक प्रशासन पर चर्चा कर लेते हैं। किस प्रकार से उसका सबसे पहले पॉइंट उठाते हैं राजनीतिक प्रशासन। राजनीतिक प्रशासन के भी दो पॉइंट होंगे, एक होता है सेंट्रल स्टेट पर, जैसे अभी हम लोग के देश में शासन चल रहा है, एक सेंट्रल स्टेट पे और एक राज्य स्तर पे। तो सेंट्रल स्टेट पे बड़े थोड़ा सा ब्रीफली देखेंगे और राज्य स्तर पे थोड़ा सा ब्रीफली देखेंगे। देखिए सभी पॉइंट हम लोग ब्रीफली देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या था, जहां जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर चर्चा कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले जो विजयनगर के शासन प्रशासन के बारे में पता कहां से चलता है। विजयनगर के शासन प्रशासन के बारे में जो विजयनगर की शासन की नीतियां थी और जो राजाओं की राजनीतिक विचारधारा की अभिव्यक्तियों के बारे में हम लोग को जो जानकारियां मिलती हैं, जो उनकी राजनीतिक जो पॉलिसीज थी उनको कैसे अप्लाई करना है, कैसे उन्होंने शासन किया, इस सब के बारे में जो जानकारी मिलती है वो सबसे पहले दो ही उसके साक्ष्य होते हैं। एक तो जो राइटर्स ने बुक्स लिख रखी है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेजर रोल प्ले करते हैं वो कृष्णदेवराय की आमुक्तमाल्यद बुक, जो तेलुगु भाषा में उसने रोल प्ले किया है। एंड द सेकंड वन, जो सेकंड वन कारण आते हैं उसमें जो विदेशी आए हैं उन्होंने अपने जो बुक्स लिखी, जो आपने बताया है उसके बारे, उससे ही हम लोग को सोर्सेस मिलते हैं विजयनगर के बारे में, शासन प्रशासन के बारे में। तो पॉइंट आ गया। तो देखिए एक बुक का मैंने अभी नाम लिया आमुक्तमाल्यद। आमुक्तमाल्यद ये तेलुगु में है, कृष्णदेव राय ने लिखी है। इसके देखिए कई टॉपिक, इसमें कई बारे में लिखा है, लेकिन जब राजनीतिक प्रचारधारा के बारे में बात करते हैं तो इसमें राजा के कर्तव्यों, उनके आदर्शों, उनकी पॉलिसीज के बारे में काफ़ी इन्होंने प्रकाश डाला है कृष्णदेव राय ने। ओके, इस बुक में इसमें उन्होंने राजा के कर्तव्यों, आदर्शों, राजनीतिक विचारधारा के बारे में चर्चा की है और साथ ही साथ एक स्टेटमेंट भी दिया है। उसकी समरी तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने बताया है कि राजा को हमेशा प्रजा की सुरक्षा और उसके कल्याण का उद्देश्य सबसे आगे रखना चाहिए। राजा को प्रजा की रक्षा और उसके कल्याण का उद्देश्य सबसे आगे रखना चाहिए, जिससे जब प्रजा खुश होगी तो वह राजा के कल्याण की कामना करेगी, और जब राजा भी इससे राजा के कल्याण कामना करेगा, और जब राजा के कल्याण होगा तो साम्राज्य, राज्य और देश का भी कल्याण होगा, साथ ही साथ देश समृद्धिशाली भी होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर उन्होंने कहा है कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कुछ बातें, अगर फैक्ट पे याद रखना चाहे तो देखिए राजा के आदर्शों और कर्तव्यों पर चर्चा की है इन्होंने, उसके राजा के जो राजनीतिक प्रशासन की जो नीतियां उस पर चर्चा की है, और साथ ही साथ कर को किस तरह कम किया जाए, करों का बोझ नहीं पड़ना चाहिए जनता पर, इस संबंध में भी अपने पॉइंट दिए हैं। सिर्फ यही नहीं, कुछ फिलोसफिकल पॉइंट्स भी हैं, कुछ धार्मिक पॉइंट्स हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। जैसे जैसे पॉइंट्स आते जाएंगे इसका हम लोग इस बुक का रेफरेंस लेते जाएंगे आगे। ओके, तो ठीक है, अब चलते थोड़ा सा, हमने बताया केंद्रीय प्रशासन, पहले दो पॉइंट हैं, केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन। तो केंद्रीय प्रशासन पर देखते हैं, ब्रीफली देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो केंद्रीय प्रशासन में सबसे पहले होता था राजा। ठीक, सबसे टॉप पे बैठा राजा, इसको शायद राय कहा जाता है। ओके, इसको राय कहा गया। अब जो राजा था उसके पास सभी शक्तियां थी, मतलब सैनिक और अर्धसैनिक और प्रशासनिक, सैनिक हो चाहे असैनिक हो, सभी प्रकार की इसके पास शक्तियां थी, सैनिक व असैनिक, जितनी भी पावर्स थी उसकी जो फाइनल, जो सबसे लास्ट स्टेज है वो राजा में ही सीमित थी।
ओके, अब यहाँ पर कुछ लोग पॉइंट उठाते हैं कि ये तो डिक्टेटरशिप वाला हो गया, निरंकुशता आ गई। हाँ, राजा कहा जाए एक निरंकुशता के रूप में विद्यमान था, लेकिन विजयनगर में यदि कोई भी शासन राजा ऐसा नहीं हुआ जो उत्तरदायित्वहीन हो या फिर निरंकुशता की भावना से प्रेरित हो। जैसे आप लोगों ने दिल्ली सल्तनत में देखा कि किसी के हाथ में पावर आ जाती थी तो अपने आप को बाहुबली समझने लगते थे, ऐसा विजयनगर में नहीं हुआ। विजयनगर के सभी राजा धर्म के अकॉर्डिंग उन्होंने शासन किया और प्रजा के हित में कार्य किए, जितने भी शासक आए। ठीक है, तो ये राजा की बात हो गई। राय कहा कि इतनी इसकी क्वालिटी रही, सेंट्रल में सबसे टॉप पे बैठता था। ओके, अब देखिए इसके बाद जो होता था वो होता था युवराज। अमूमन ये युवराज राजा का ज्येष्ठ पुत्र होता था, अमूमन युवराज राजा का ज्येष्ठ पुत्र होता था, लेकिन जब कभी राजा का पुत्र नहीं होता था तो उसके ही राज परिवार का जो सबसे योग्यतम व्यक्ति होता था उसे युवराज घोषित कर दिया जाता था, और उसका जो कहा जाए अपॉइंटमेंट होता था उसे पट्टाभिषेकम कहा जाता था। जो इसका अपॉइंटमेंट क्या है, एक राज्याभिषेक टाइप का होता था, उसको पट्टाभिषेकम कहा गया। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि सेंट्रल में जो टॉप पे बैठे हैं वो राष्ट्रपति मतलब राजा, और उसके बाद प्रधानमंत्री युवराज। ठीक है, लेकिन सारी पावर इसी में मर्ज होती थी, ये इनकी पॉलिसी रही। अब देखिए एक और पॉइंट है, अब देखिए इनका जो ऑफिस था सचिवालय, जो इनका ये सचिवालय जो होता था वो शासन प्रशासन का सबसे केंद्रीय बिंदु रहा। ठीक है, जब आज भी हमारे भारत सरकार में देखिए एक सचिवालय होता है, सेंट्रल का भी सचिवालय होता है, राज्य का भी सचिवालय होता है, तो जितने भी इस राजा ने विभाग बांटे हुए थे उन सभी विभागों के जो मंत्री होते थे, या फिर एक बात और समझिए, जो राजा की सहायता के लिए 3 मंत्रिपरिषद भी बनी होती थी। मंत्रिपरिषद 3 भाग होते थे मंत्रिपरिषद के, एक तो होती थी मंत्रिपरिषद, ठीक है, इसको मैं एग्जाम आज की डेट में एग्जाम कंपैरिजन करके बता दूंगा। एक होती है मंत्रिपरिषद, एक सामान्य मंत्रिपरिषद, ठीक है, एक सामान्य मंत्रिपरिषद हो गई, और फिर हो गई राज मंत्रिपरिषद। ठीक, अब देखिए मंत्रिपरिषद में जितने मंत्री हो सब आ जाएंगे, सामान्य में जितने भी आपके एमपीज हैं सबको मर्ज कर लीजिए, और राजमंत्री में जैसे हम लोग अपनी भाषा में किचन कैबिनेट बोलते हैं, जिसमें 5 मिनिस्टर्स होते हैं, उसको कंपैरिजन कर लीजिए। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ समरी तौर पर देखना है। तो फिर आते हैं सचिवालय, ये होता था सेंट्रल पॉइंट। आज भी डेट में सचिवालय सबका शासन प्रशासन का सेंट्रल पॉइंट होता है। तो इसमें सभी विभागों के हेड बैठते थे, सभी विभागों का बंटवारा हो जाता था, उनके हेड भी बैठते थे। जो मुख्य होते हैं उन पर देख लेते हैं। जैसे कुछ होते हैं माननीय प्रधान, एक उनका विभाग होता था माननीय प्रधान। ये कौन होते थे, ये आज की डेट में कंपैरिजन करें तो ये होते थे गृह मंत्री। ठीक है, एक होते थे रायसम। अब रायसम के बारे में विवादित है, क्योंकि इसका जो कार्य था वो राजा द्वारा दिए गए आदेशों को लिपिबद्ध करना था। आज की डेट में इसको स्टेनोग्राफर बोलते हैं, लेकिन राजा के स्तर पर था तो इसको स्टेनोग्राफर ना बोल के इनको आप पीए बोलें, पर्सनल असिस्टेंट। ठीक, अब समझने को आप क्वेश्चन समझ लीजिए। एक होता कर्णिक्रम, कर्णिक्रम, अब इसका काम होता है लेखा जोखा रखना, तो इसको आप लेखाकार या अकाउंटेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अकाउंटेंट बोल सकते हैं। और एक होता है सर्वनायक। मैंने सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया कि बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बन जाए। सर्वनायक, सर्वनायक कौन होता था, प्रमुख सचिव, चीफ सेक्रेटरी। ओके, चीफ सेक्रेटरी होते थे। तो ये आपको इतना समझ में आ गया। अब आपको सेंट्रल की बात समझ में आ गई। ये हो गई राजा, उनका मंत्रिपरिषद, और ये हो गई जो उनकी ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाह हैं, वो पूरी यहाँ पे आ गया। ओके, तो अब और आगे चलते हैं। सेंट्रल का देख लिया, अब थोड़ा सा स्टेट पर कंसंट्रेट करते हैं। चलिए प्रांतीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर जाने से पहले एक और इसका पॉइंट देख लीजिए। प्रांतीय स्तर पर ये नहीं आएगा, इनकी जो सेना थी, ठीक है, कृष्णदेवराय के टाइम सबसे ज़्यादा सेना रही है, तो इनकी सेना को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, लेकिन सेना में देखिए, अगर ये देखा जाए 3600 कहा जाए इनके सेना में घुड़सवार थे, 7 लाख की पैदल सैनिक थे, 7 लाख के पैदल सैनिक थे, और लगभग 651 के आसपास हाथी। ये सिर्फ साक्ष्यों में बताया गया है, 655 के बाद हाथी थे। लेकिन अगर और बुक्स में देखा जाए, मतलब जो उस समय साक्ष्य है उसमें बताया गया इनकी सेना के 4 भाग थे। एक होती पदाति, मतलब पैदल सेना, फिर होती थी
अश्वारोही सेना, ठीक है। और फिर क्या थी बताते हो कि हस्ती सेना मतलब हाथियों की, हस्ती सेना हाथियों की। एक होती थी तोपखाना जो तोप से रिलेटेड काम किया करते थे। ये थोड़ा सा इसके बारे में ऑब्जेक्शन आता है कि कुछ लोग लिख देते हैं ठीक, और कुछ लोग कहते हैं नहीं लिखते थे। ओके, तो पदाति सेना पैदल जो चलती थी लगभग 7 लाख के आसपास थी। ये लगभग 4000 के आसपास घोड़े थे इनके पास, 651 650 मान लीजिए राउंड ऑफ में, तोपखाना 4 थी। अब देखिए जो अश्वारोही था, इस हमने कहा था जो युद्ध लड़ाई किए जाते थे उसमें घोड़ों का विशेष महत्व होता था। तो ये कहा जाता है कि इसके लिए एक अलग से विभाग रखा गया है ना, घोड़ों को अपडेट करने के लिए, वो जो बूढ़े हो जाते हैं उनको हटा दिया जाए, चोटिल हो जाए उनको रिपेयर करने के लिए इस तरह। तो इसका जो हेड होता था इस विभाग को, उसे बोला जाता था अश्वपति। इसका जो हेड होता था वो होता था अश्वपति। अब और आगे देखते हैं तो अश्वपति, ठीक है, कृष्णदेव राय के टाइम पे ऐसा बताया जाता है कि लगभग हर साल 13,000 घोड़े इंपोर्ट किए जाते थे कृष्णदेव राय के टाइम पे। तभी तो सेना ज़्यादा मजबूत हो गई कि सबको पूरे हिंदुस्तान को उसने लोहा मनवा दिया था अपना, ऐसे थोड़ी, क्योंकि सेना को अपडेट करता रहा था। तो कृष्णदेव राय के टाइम लगभग 13,000 घोड़े हर साल इंपोर्ट किए जाते थे, आयात किए जाते थे। तो ठीक है, सेंट्रल के हमने तीनों पार्ट देख लिए, ये हो गया शासन, ये हो गया प्रशासन और ये हो गई डिफेंस, ठीक। अब देखिए प्रांतीय। अब विजयनगर के संबंध में ये बताया जाता है कितने प्रांत थे, इसके बारे में अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, लेकिन समरी के तौर पे सर्वमान होकर इसमें बताया गया 6 प्रांत थे और इनकी संख्या कंटिन्यू बदलती भी रहती थी। जैसे आज की डेट में देखिए स्टेट्स कभी मर्ज कर दिए जाते हैं, कभी अलग कर दिए जाते हैं। इससे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल रिसेंटली लास्ट ईयर का इसी साल की बात है, लगभग 5 अगस्त लास्ट ईयर का, शायद लास्ट ईयर की ही बात है, 5 अगस्त के आसपास, हाँ 5 अगस्त के आसपास जो JNK का मैटर उठा था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह स्टेट्स मर्ज कर दिए जाते हैं, कभी अलग कर दिए जाते हैं। तो उसी तरह प्रांत भी उस समय मर्ज कर दिए गए, कभी अलग कर दिए गए, इस संख्या बढ़ती रहती है। लेकिन एक डोमिंग पायस है, आई थिंक ये पुर्तगाली थे, डोमिंग पायस, इन्होंने बताया है कि 200 थे प्रांत। लेकिन अदर्स राइटर्स जो कहते हैं कि ये 200 प्रांत नहीं थे, इन्होंने अभी हम लोग सूबेदारों के बारे में चर्चा करेंगे, प्रांतपतियों के बारे में चर्चा करेंगे, सामंतों के बारे में चर्चा करेंगे। तो बताते हैं कि उन्होंने सूबेदार सामंतों को भी प्रांतपति मान लिया था, उस आधार पर इन्होंने 200 बता दी, लेकिन 200 नहीं 6 प्रांत बताए गए। भ्रमवश इन्होंने ऐसा डोमिंग पायस ने 200 संख्या बता दी। ये थोड़ा सा ऑब्जेक्शनल पॉइंट रहा। अब देखिए प्रांत, अब इसकी थोड़ी सी हम लोग वो बना लेते हैं, एक क्रोनोलॉजिकल टाइप का बना लेते हैं तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है। प्रांत, अब इसको आज की डेट में हम लोग राज्य मान लेते हैं। अब इसके नीचे आता है मंडल, जिसको हम लोग कमिश्नरी बोलते हैं। आज की डेट में देखिए मंडल होते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कमिश्नरी बोलते हैं। इसके बचे आता था कोट्टम, कोट्टम को हम लोग जिला बोलते हैं आज की डेट में। कोट्टम के बाद आता है नाडु, नाडु को हम लोग तहसील बोलते हैं या परगना भी बोलते हैं। नाडु के बाद आता है मेलाग्राम, मेलाग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, मेलाग्राम को तो ग्राम पंचायत बोल सकते हैं, ओके, ग्राम पंचायत बोल सकते हैं, 2 से 3। और मेलाग्राम के बाद आता है ग्राम, ठीक। मेलाग्राम में 25 गांव होते थे। तो ये आपको प्रांत, ये आपको समझ में आया, ठीक। इतने प्रांत, फिर मंडल, फिर कोट्टम, फिर नाडु, देन मेलाग्राम और लास्ट वन। तो सबसे बड़ी इकाई हुई प्रांत और सबसे छोटी इकाई हुई ग्राम। सबसे छोटी इकाई पूछा जाता है अमूमन। तो जो प्रांत का ये होता थे, इसका नाम होता था प्रांतपति या सूबेदार भी बोला जाता था, ठीक है। प्रांतपति, अमूमन प्रांतपति बोला गया। प्रांतपति हेड होता था, ठीक है, आज की डेट में CM होते हैं। तो इनके 2 कार्य थे। पहला तो था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना, आज की डेट में भी होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना। दूसरा कार्य था सेंट्रल को, केंद्र को यहाँ पर एक जो रेवेन्यू होता है उसका 1/3 भेजना, 1/3 भेजना, यानी राज्य की प्रांत की जितनी इनकम को 1/3 सेंट्रल को भेजना। आज की डेट में भी राज्य कुछ टैक्सेस वसूल करते हो वो सेंट्रल के होते ही हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल आप GST के तौर पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए अब 2 काम हो गए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और दूसरा काम होगा रेवेन्यू सेंट्रल को देना, ठीक। ये होगी प्रांत का हिस्सा।
अब देखिए एक पॉइंट और आता है, प्रांत के स्तर पे एक सिस्टम चला था। थोड़ा सा अब हम लोग डीपली जाएं, थोड़ा सा वो व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं, है ना। वो पॉइंट है तो नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। एक होती थी नायंकर व्यवस्था। अगर ये पूछ लिया जाए नायंकर व्यवस्था कहाँ थी और इससे रिलेटेड क्या था, तो आपको जानकारी होनी ही चाहिए। नायंकर व्यवस्था प्रांतीय स्तर पर चलती थी। ओके, प्रांतीय स्तर पर चलती थी। अब होती क्या थी, सबसे पहले समझिए। जो सेना होते थे उसके जो हेड होते थे, जो सेना की टुकड़ियां होती थी उसके जो हेड होते थे उसको कहते थे उनके सेना नायक, उनको होते थे सेना नायक। अब ये जो कार्य करते थे इनको वो नहीं दिया जाता था, सैलरी नहीं दी जाती थी, इन्हें भूमि का एक टुकड़ा दे दिया जाता था, ठीक है, जिसे बोला जाता था अमरम। अमरम, तो इसीलिए जो भूमि टुकड़ा इनको दिया गया, तो अब इनका नाम अमरम, अमर नायक भी कहा गया, इनको अमर नायक भी कहा गया, ठीक है, क्योंकि ये अमरम को, भूमि को यूज करते थे। अब इनका काम क्या था, देखिए अमरम को इन्होंने यूज तो कर दिया, सैलरी नहीं दी। जो सेना नायक होते थे उनको काम के बदले उनको सैलरी नहीं दी गई, ओके, उनको एक भूमि का हिस्सा दे दिया गया। और भूमि के हिस्से में अब ये नहीं कि जा सिमरन जी ले जिंदगी वाला सीन नहीं था। अब इनका यहाँ था, जो अमरम भूमि ये यूटिलाइज करेंगे, इनके भी दो दायित्व तो हो जाएंगे। दो दायित्व तो क्या होंगे, ऐसा नहीं कि सैलरी नहीं दे रहे हैं, भूमि दे रहे हैं तो अपने ही बना ले, नहीं। पहला काम क्या था, इन्हें रेवेन्यू का कुछ हिस्सा सेंट्रल को भेजना पड़ेगा, ठीक। अमरम भूमि से जो आप रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे लगान कर के रूप में, उसका कुछ हिस्सा सेंट्रल को भेजना पड़ेगा, ठीक, केंद्रीय प्रशासन को। दूसरा क्या था, आपको एक सेना छोटी सी रखनी पड़ेगी, ठीक। वो तो होती थी इनके पास, सेना टुकड़े हेड होते, जो सेना होती थी उससे लॉ एंड ऑर्डर तो वहाँ मेंटेन करिए, और जब जरूरत पड़ेगी तब आपको यहाँ पे भी सपोर्ट करना पड़ेगा। वो आज भी होता है, आज भी होता है। तो कई पुलिस की बैचेस होती हैं, अमूमन तो वैसे रेस्ट में होती है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो आपको स्टेट्स में वो डिप्लॉय कर दी जाती हैं। अच्छा होता है। तो इसमें तो आप बस कंपैरिजन करिए, बिल्कुल डिटो आज ही पॉलिसी चल रही है, जो सिस्टम आज कंप्लीट करें, कंपैरिजन करते चलिए। नायंकर व्यवस्था थी, उसमें डिफेंस के जो सेना नायक थे उनको सैलरी ना देकर के एक भूमि टुकड़ा देगा, उस भूमि के टुकड़े को अमरम कहा गया, इसीलिए इन्हें अमर नायक भी कहा गया। अब इनका दो लायबिलिटीज भी परफॉर्म करनी होती थी। क्या थी, पहले इनको रेवेन्यू एक सेंटर को भेजना पड़ता था, और दूसरी एक सेना रखनी पड़ती थी, जो वहाँ स्थायी रूप में गाँव के प्रांतीय स्तर पर आपको लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन करने में सहायता करेगी, और साथ ही साथ जब जरूरत पड़ेगी तो आपको सेंटर को भेजना पड़ेगा। जब राजा किसी से युद्ध करेगा तो आपको वहां पे डिप्लॉय करनी पड़ेगी। ओके, अब जब नायंकर व्यवस्था आ गई तो एक और पॉइंट देख लेते हैं। इस स्तर पे, ग्राम स्तर पे होती थी एक आयंगर व्यवस्था। आयंगर व्यवस्था, इसको भी देख लेते हैं। नायंकर व्यवस्था प्रांतीय स्तर पे होते थे, ये होते थे ग्रामीण स्तर पर। अब गांवों का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको परफेक्टली परफॉर्म करने के लिए क्या किया जाता था, 12 व्यक्तियों का एक संगठन बना दिया जाता था। 12 व्यक्तियों को संगठन बना दिया। आज की डेट में होता है ग्राम पंचायतों का गठन कर दिया जाता है, ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है, हर गाँव में प्रधान होते हैं, तो ग्राम 12 व्यक्तियों को संगठन बना गया। अब इन 12 व्यक्तियों जैसे मुख्य होते थे, जैसे अब देख लीजिए यहाँ से दिख ना रहा हो आपको, तो एक होते थे सेरेन-तोवा होते थे, और क्या होता है तरल, जो मुख्य हैं, कर्णिक्रम होते थे, ओके। निरिक्कर या निरिक्कर ऐसे कुछ होता है, निरिक्कर, ओके। चलिए ठीक है, तो 4 ही याद आ रहे हैं मुझे, 4 ही, चलिए ठीक है, समझ कर बता देता हूँ। सेरेन-तोवा क्या होते थे, ये गांव के जो सिस्टम था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वहाँ पे कानून व्यवस्था अप्लाई करना, कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, कोई विवाद ना हो, कोई किसी पे किसी अपराध ना करे, उसको कंट्रोल करने का, उसको जांचने परखने का काम होता है सेरेन-तोवा का। करिक्रम मैं तो बता ही चुका हूँ, गांव में जितना फंड आया है उसको कहाँ कहाँ यूटिलाइज किया गया है, मतलब गांव के स्तर पे कैग होते थे, कहाँ कहाँ यूटिलाइज, कितने हैंडपम्प लगे हैं, कितनी नालियाँ बनी हैं, कितने स्कूल बने हैं, इन सब का जो लेखा जोखा होता था वो ये रखता था। तरल ये होता था वॉचमैन, चौकीदार, गांव का चौकीदार होता, कोई बाहर का आदमी अंदर ना आए, अंदर का आदमी बाहर, जो आए उसके रजिस्टर में एंट्री करो।
ओके, निरीक्षण ये होता था जल मंत्री, या कहते हैं जो गांव में ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपरली अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, गांव खेतों में पानी अप्लाई प्रॉपरली पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, इस सिंचाई से रिलेटेड पानी से रिलेटेड जो कार्य करता था वो निरीक्षण करता था। मैंने काफ़ी कंप्लीट कर लिया इसमें, ठीक है। अब आपको समझ आए केंद्रीय प्रशासन ये था। केंद्रीय प्रशासन के 3 अंग हुए, एक राजा, सेंट्रल शासन, प्रशासन और डिफेंस, सामरिक तौर पर हम लोगों ने देखा। फिर प्रांतीय स्तर पर इतना हमने क्रोनोलॉजिकली बनाई। प्रांतीय स्तर पर एक नायंकर व्यवस्था थी उसको देखा, और ग्रामीण स्तर पर एक आयंगर व्यवस्था थी उसको हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्लाइड में हम लोगों ने जो विजयनगर का प्रशासन और शासन प्रशासन किस तरह अप्लाई हुआ था उसको हमने देखा, क्या उसका स्ट्रक्चरल फॉर्म था, किस तरह वो शासन को शासन करते थे, उन सबको हमने देखा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब इनके हम रेवेन्यू प्रशासन के साथ साथ देखेंगे, कैसे उनका रेवेन्यू इकट्ठा होता था, किस किस प्रकार के कर थे उस पर देखेंगे, क्या इनकी कृषि से रिलेटेड पॉलिसी थी, क्या मुद्रा से रिलेटेड पॉलिसी थी, उनको भी थोड़ा सा एडिशनल इनका नॉलेज कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। तो स्टार्ट करते हैं उसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए। प्रशासन के बारे में हम लोगों ने देख लिया, केंद्रीय प्रशासन, राज्य प्रशासन, दोनों को पॉइंट को देख लिया। अब हम थोड़ा सा राजस्व प्रशासन पर चलते हैं कि राजस्व का उनका जो रेवेन्यू था वो कलेक्शन कैसे होता था, ठीक है। हर पॉइंट को थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। राजस्व, तो देखिए राजस्व के इनके कई स्रोत थे, कई टाइप पॉइंट से ये, जैसे भू राजस्व, ओके जस्ट ए मिनट, भू राजस्व लेते थे, और संपत्ति कर भी लेते थे, और व्यापार कर भी लेते थे। इस प्रकार कई इनके सोर्सेस थे जिससे इनको इनकम रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा था। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो था भूमि, भू राजस्व। जो भूमि कृषि पर कर लगता था या लगान देना होता था, या भूमि पर जो कर लगता था उसको सबसे ज़्यादा इनको रेवेन्यू वहाँ से कलेक्ट होता था। अब इसको क्या होता था, इस जो कर लगता था उसको बोला जाता था शिष्ट, ठीक, उसको बोला जाता था शिष्ट। किस प्रकार की, 4 प्रकार की इस पर यहाँ पे भूमियों को बंटवारा कर दिया गया था, ठीक है। 4 प्रकार से भूमियों को बंटवारा कर दिया गया था, उन्हीं के अकॉर्डिंग रेवेन्यू कलेक्ट होता था। तो देखिए 4 प्रकार की भूमियां कैसे बताई गई हैं। एक तो है सिंचित भूमि, जिस पे कृषि होती थी, सिंचित भूमि। फिर शुष्क भूमि, फिर उद्यान भूमि, ये बांटा गया उनको भूमि को, और ये फिर वन भूमि, इन सब बांटा गया। तो जो इस पर कर लगता था वो 1/3 से 1/6 लगता था, ओके 1/6 से जो इनके इनकम होगी। अब वनों से लकड़ियां बेचेंगे उससे इनकम होगी, उद्यान से फूल उल बेचेंगे उससे इनकम होगी, शुष्क भूमि से कुछ नहीं बेचेंगे तो मिट्टी को डालेंगे तो उससे इनकम होगी। देन सिंचित भूमि है, उससे तो मेन इनकम कृषि से जो इनकम होगी उस पर उसको टैक्स देना पड़ता है। जस्ट जोक था कि बाकी सब मैंने एक एग्जाम्पल तौर पर समझाने की कोशिश की। तो कृषि पर जो कर लगता था वो 1/3 से 1/6 था, ओके। अब ये 1/3 से 1/6 वाला क्या सीन है, कोई रेट तो भाई एक फिक्स होने चाहिए, थोड़ी कि जैसे 1/3, 1/4, 1/6 ये क्या होता है। तो देखिए जो ये स्केल जो एक पैरामीटर बना दिया गया था वो आपकी भूमि की वैरायटी, ठीक है। अब आपकी शुष्क भूमि है तो 1/3 थोड़ी दे पाओगे, अब तो 1/6 देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। सिंचित भूमि भूमि की वैरायटी पर भी डिपेंड करता था, और दूसरी बात जो आपकी भूमि की इनकम है, जो आपकी उपज है उसकी उत्कृष्टता, उसकी क्वालिटी पर भी डिपेंड करता था, ठीक है। तो आप अगर लकड़ी बेचोगे तो उस पर 1/3 थोड़ी नहीं दोगे, 1/6 उस पर मिलता था। उसी तरह फूल बेचोगे तो इतना ज़्यादा टैक्स थोड़ी दोगे। इसी प्रकार ये बांटा गया कि जो आपकी भूमि का प्रकार है या फिर जो उसका जो आपको प्रोडक्टिविटी आ रही उसकी जो क्वालिटी है उस पर ही आपको डिपेंड होगा आपका जो टैक्स था, ठीक है। इसके अलावा भी कई टैक्स और देने पड़ते थे, जैसे कस्टम भी था, मतलब सीमा शुल्क भी था, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगती थी, इस तरह कई कर थे। अब ये तो हो गए सेंट्रल लेवल, अब स्टेट लेवल पे कुछ कर लगते थे, जैसे होता था मकान कर, ठीक है, मकान कर, पशु कर, ओके, और विवाह कर, ठीक है, शादी करने पर भी टैक्स लगता था। तो इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। विवाह कर,
विवाह कर जो लगाया जाता था वो वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों पर देना पड़ता था। वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों को देना पड़ता था विवाह टैक्स। और ये डिटरमाइन कैसे करना पड़ता था कि ये जो विवाह का आयोजन है उसके आकार को लेकर और जितना खर्चा हुआ है उसके आधार पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। अब किसी की शादी कम खर्चे में हो गई तो उसको कम टैक्स देना पड़ेगा, और किसी शादी ज़्यादा खर्चे में हो गई है, ज़्यादा उन्होंने रॉयल्टी दिखाई है तो उनको ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। तो वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों को टैक्स पे करना पड़ता था। लेकिन इसमें भी यदि कोई विडो या विडोवर वाला सीन है, विडो या विडोवर वाला सीन है, ठीक है, तो उसको टैक्सेस नहीं पेने पड़ते। अमूमन ऐसा विडोवर का तो नाम नहीं बताया गया बुक्स में, लेकिन विडो का नाम बताया गया है कि विडो वाला विधवा विवाह का सीन है, तो इक्वलिटी पर डिपेंड था। तो विडो वाला सीन है तो इसमें आप टैक्स फ्री होती थी। ये शादी जो होती थी वो टैक्स फ्री होती थी, इस पर टैक्स नहीं लगता था, ठीक है, ये होती थी टैक्स फ्री। क्यों? क्योंकि वो विधवा विवाह को इंकरेज करना चाहते थे। लेकिन ये जो विवाह कर था इसको कृष्णदेव राय ने समाप्त कर दिया था, ठीक है। अब सब कोई करे, कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। कृष्णदेव राय ने विवाह कर को समाप्त कर दिया, ठीक। अब थोड़ा सा अगर ये देखा जाए मुख्य कर कौन थे, उनकी लैंग्वेज में समझने की कोशिश की जाए तो देखिए, अगर ये बोझा कदमाई एक कर था, कदमाई था और मगमाई भी था, ठीक, ये उनकी लैंग्वेज थी, तेलुगु लैंग्वेज में था। और कौन सा था? कड़म, भोगम, वरम, ओके, और वारी, ये सब कर थे, ठीक है। अगर ये पूछा जाए विजयनगर, ये क्वेश्चन पूछा गया है विजयनगर के बारे में कि विजयनगर के मंदिरों का कुछ एग्जांपल्स दीजिए, विजयनगर के 1-2 मंदिरों के एग्जांपल्स दीजिए। उसी तरह अगर ये पूछ ले विजयनगर के जो कर थे उसके एग्जांपल्स बताइए, कौन कौन से कर अप्लाई किए जाते थे, तो ये आपको 2-3 नाम याद होने चाहिए, ओके। और आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा जब भूमि की बात आ गई है तो कृषि पर थोड़ा सा देख लेते हैं, इसी को भी कोलेट कर लेते हैं, ओके, सीधे। तो जब कृषि की बात आती थी यहाँ पर, तो कृषि में मुख्य रूप से जो फसल थी वो चावल थी, है ना। आप अलग से हेडिंग डाल के नोट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी मर्ज कर दिया। जो मुख्य फसल थी वो चावल थी, लेकिन इसके अतिरिक्त भी देखिए, इसके अतिरिक्त भी दालें, जौ, नील, कपास, तिलहन, ठीक है, तिलहन, ये सब की खेती की जाती थी, ठीक। लेकिन मुख्य रूप से जो फसल थी वो चावल थी, ओके। और देखिए, जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो फसल की गई, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की गई, वो अदरक और काली मिर्च थी, जो बहुत एक्सपोर्ट की गई। अदरक और काली मिर्च थी, ये बहुत एक्सपोर्ट की गई, ओके। और क्या था? जो कर्नाटक का एरिया था, कर्नाटक वाला एरिया था, ये इलायची के लिए इलायची के उत्पादन के लिए बहुत फेमस रहा। और बाकी तो आप जानते हैं, साउथ में समुद्र किनारे जो एरिया होते हैं वहाँ नारियल की बहुता होती है, ये कोई बताने वाला पॉइंट नहीं, ठीक। अगर ये भी पूछ लिया जाए तो तटवर्ती जो इलाके थे विजयनगर के, वहाँ नारियल की बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक उत्पादित होता था। तो देखिए कितने पॉइंट हम लोग मिले। राजस्व इसको लेके चले थे, संपत्ति, भूमि के प्रकार भी हम लोगों ने देख लिए, भूमि पर किस तरह टैक्स लगता था, और कृषि को भी कवर कर लिया, और साथ ही साथ प्रांतीय स्तर जो कर लगते थे उनको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया छोटे से पॉइंट में। और आगे चलते हैं, अब देखते हैं, कृषि हम देख लिया, अब राजस्व की बात आई है तो हम लोग करेंसी पर चर्चा कर लेते हैं। मुद्रा, देखिए मुद्रा 2 प्रकार की बताई गई, 2 प्रकार की मुद्राएं चलती थी, ओके। 2 प्रकार में क्या होती है, एक सोना चलती थी, एक स्वर्ण के सिक्के चलते थे, और एक चांदी के सिक्के चलते थे। तो स्वर्ण के सिक्के 2 प्रकार के थे, एक छोटा सिक्का था, एक बड़ा सिक्का था। बड़े सिक्के को वरहा कहा जाता था और छोटे सिक्के को प्रताप या फड़म कहा गया, ओके। इसको कहा गया तार। इसकी चर्चा कुछ खास नहीं हुई, क्योंकि विजयनगर एक समृद्धशाली धनवान स्टेट था, तभी कहा जाता है सबसे ज़्यादा स्वर्ण के सिक्के यहाँ पर चला करते थे। सर्वाधिक जो सबसे ज़्यादा फ्लो में रहे वो सोने के सिक्के चले। तो अब देखिए थोड़ा सा,
जो इसमें सिक्कों की आकृतियां हैं वो हर बार बदलती चली गई। लोग अपने राजा आते गए, वो अपनी अपनी राजाओं सब वो बदलते चले गए। जैसे हरिहर जब था तो हरिहर राजा थे, तब इन्होंने अपने सिक्के पर हनुमान व गरुड़ प्रिंट कराया। भैया हमारा घर का है तो हम जो मन हो वो प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तुल्लू वंश के शासक है तो इन्होंने कहा नहीं हटाओ इनको, अब बैल और गरुड़ प्रिंट होगा, बैल और हाँ गरुड़ प्रिंट होगा, ठीक है। अब फिर इसके बाद कुछ और आरामेडू वंश के शासक है, उन्होंने चेंज करा दिया। आरामेडू वंश के शासक है, उन्होंने कहा चलो अब बैल और गरुड़ भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये वैष्णव धर्म को सपोर्ट करते थे, है ना, वैष्णव धर्म को सपोर्ट करते थे। तो इन्होंने कहा चलो हटो, सब शंख चक्र प्रिंट होगा, शंख चक्र प्रिंट होगा। कहीं कहीं बता दिया कि इन्होंने वेंकटेश को भी, वेंकटेश विष्णु भगवान का रूप है तो उसमें उन्होंने प्रिंट कराया, ठीक। अब तिरुमल जो वो सबसे लास्ट शासक रहा, तिरुमल है ना, तिरुमल, इसने क्या, जस्ट एक मिनट, तिरुमल था, इसने वराह मतलब जंगली सुअर शायद बोलते हैं, ठीक है, जंगली सुअर प्रिंट कराया था। इस तरह आप समरी तौर पर समझने की कोशिश कर सकते हैं कि अलग अलग राजाओं ने अलग अलग क्या क्या बताया था। इसी से क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं ये, लेकिन ये राजा के बेस पे क्वेश्चन नहीं पुटअप किया जाता है, ये वंश के बेस पे पुटअप, जैसे तुल्लू वंश के शासक ने क्या कराया था, आरामीडू वंश के शासकों ने क्या प्रिंट कराया था, इससे कोरिलेट करते हैं क्वेश्चन, राजाओं से नहीं ना करें, क्योंकि राजाओं में कभी कभार मिक्स हो जाता है। जैसे अब तुल्लू वंश के भी शासकों में कोई जैसे सदाशिव आए थे, सदाशिव राय, उन्होंने भी वेंकटेश प्रिंट करा दिया था। तो राजाओं के यदि आप करेंगे तो कंफ्यूज होने लगे, इसीलिए मैंने राजाओं पर ना कंसिडरेट करते हुए वंश को फोकस करने की कोशिश किया, ठीक। और आगे देखते हैं और कौन कौन से पॉइंट हैं। मुद्रा हो गई, कृषि भी हो गई, रेवेन्यू ले लिया, और कौन सा पॉइंट है, चलिए ठीक है, और कोई पॉइंट होगा तो हम लोग चर्चा करेंगे बाद में आके। तो चलिए हम लोगों ने प्रशासन के बारे में चर्चा कर ली, केंद्रीय प्रशासन देख लिया, प्रांतीय प्रशासन देख लिया, जो रेवेन्यू आता है उस पर देख लिया, भूमि का प्रकार देख लिया, कृषि देख ली, मुद्रा देख ली, लगभग सब पॉइंट्स को हम लोगों ने चर्चा कर ली, ठीक है। तो अब हम लोग और आगे चलेंगे, और आगे चलते के अब हम लोग विजयनगर का साम्राज्य ने समाज, सोसाइटी पे कंसिडर करेंगे कि सोसाइटी किस प्रकार की थी, क्या समझते। ये तो हमने गवर्नमेंट का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा, अब हम लोग सोसाइटी तक जाएंगे, आम जनता से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं, वो किस तरह रहन सहन करते हैं, उनकी क्या फिलॉसफी है, वो क्या पहनते हैं, क्या किसके बारे में चर्चाएं करते हैं, इन सब पॉइंट्स पर मतलब जनता का इंटरव्यू, आम आदमी का इंटरव्यू लेंगे। तो समाज पे चलते हैं, समाज पे चलते हैं। विजयनगर के देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू नो, ये आपको ये जानना चाहिए कि जो विजयनगर का साम्राज्य है वो हिंदू है, ठीक। सबसे पहले ये मेंटेलिटी सेट कर लीजिए कि हिंदू साम्राज्य है। दूसरी बात, पहले ये शैव थे, लेकिन फिर धीरे धीरे कृष्णदेवराय के बाद से टाइम से वैष्णव धर्म संप्रदाय की तरफ भी बढ़े, कुछ राजा वैष्णव संप्रदाय में पढ़े, जिससे साउथ में आप लोगों ने सुना होगा बिट्ठोवा का मंदिर, विट्ठलनाथ या बिट्ठोवा ऐसे कुछ नाम है, वो विष्णु का अवतार माने गए हैं, ओके। तो विष्णु का अवतार माने, तो साउथ में इस आंदोलन के प्रति एक वैष्णव संप्रदाय का प्रचलन बढ़ गया विजयनगर में ही, ओके। तो आप समझ में आ गई बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो हिंदू धर्म पर डिपेंडेंट है, और विष्णु धर्म में जो शैव आप लोग को यदि नहीं पता हो तो मैं ये बता दूं कि शैव और वैष्णव दो संप्रदाय माने गए। जब भक्ति आंदोलनों पर हम लोग चर्चा करेंगे तो ये आएगा, ये भी पॉइंट आएगा, हो सकता है मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री में भी थोड़ा सा ब्रीफली समझाने की कोशिश की हो। तो शैव, एक बार फिर से मैं बताता हूँ, शैव धर्म शिव, भगवान शिव को सपोर्ट करते हैं, और वैष्णव धर्म भगवान विष्णु को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं, आपको अगर लीगल राइट है तो। और आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग समाज पर कंसंट्रेट करते हुए, समाज को हम लोगों ने देखा दो भागों बटा होगा। अब देखिए ये विजयनगर साम्राज्य हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे लास्ट साम्राज्य रहा जो वर्ण व्यवस्था को अप्लाई करना अपना परम कर्तव्य समझता था, ठीक। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था अप्लाई थी, ठीक, ब्राह्मण शूद्र वैश्य क्षत्रिय वाली वर्ण व्यवस्था अप्लाई थी, और वही सिस्टम था कि इसमें ब्राह्मणों को एक विशेष का सर्वोच्च स्थान
प्राप्त था, ब्राह्मणों को विशेष स्थान या सर्वोच्च स्थान प्राप्त था समाज की, जो अभी तक चलता चला आ रहा है। अब उसके बाद लेकिन यहाँ पे एक नई व्यवस्था अप्लाई होने लगी। यहाँ क्या अप्लाई होने लगी कि जो, अब मैं वर्ड नहीं यूज करना चाहता लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश करिए, जो नीचे जो लोअर कास्ट के लोग होते थे वो हायर कास्ट के लोगों के प्रिविलेज को कहा जाए एब्डक्ट कर लेते थे। ठीक है, मतलब जो कहा जाए, मैं वर्ड नहीं यूज करना चाहता, तो आप समझ लीजिए कि जो नीची कास्ट के लोग होते थे वो उच्च कास्ट का जाति के लोगों के जो विशेषाधिकार मिलते थे उनका वो हरण कर सकते थे, मतलब खुद एक्सेप्ट कर सकते थे, उनको रिप्लेस कर सकते थे। जैसे ब्राह्मणों को उच्च जाति का ओहदा प्राप्त था, जो शूद्र थे उनको नीच जाति का ओहदा प्राप्त था। तो ये जो ब्राह्मणों को जो विशेषाधिकार मिले हुए हैं, ये शूद्र अगर अपनी योग्यता से उनको रिप्लेस कर सकता है तो रिप्लेस कर सकता था। ये यहाँ पे सिस्टम अप्लाई था। तो जो शूद्र ब्राह्मणों को या अपने उच्च जाति को विशेषाधिकारों के आधार पर रिप्लेस कर देते थे, उन्हें शतशूद्र यानी अच्छे शूद्र कहा गया। शतशूद्र या अच्छे शूद्र कहा गया। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट आ रहा है। तो शतशूद्र या अच्छे शूद्र कहा गया। अब देखिए, सपोज करिए आपको एग्जाम्पल तो समझाता हूँ। जैसे ब्राह्मण है, इसको जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो उसके पहले वो कई संस्कार करते हुए आता है। मैंने आपको 16 संस्कार बताए थे, तो कई संस्कारों से होते हुए यज्ञोपवीत संस्कार में पहुंचता है। लेकिन यदि शूद्र ऐसा कोई कार्य कर दे या किसी भी तरह विशेष योग्यता धारण करते हुए इसको ये ब्राह्मण को रिप्लेस कर दे, तो ये डायरेक्ट अपना कहा जाए बिना बाकी संस्कारों के ये अपना यज्ञोपवीत यानी अपना जनेऊ करा सकता है। ऐसा इस यहाँ पर सिस्टम बन गया था विजयनगर के टाइम पे। समझ में आया आप लोग को कि ऐसा सिस्टम जिसमें लोअर कास्ट का कोई भी व्यक्ति हायर कास्ट के प्रिविलेज को एब्डक्ट कर सकता था और उसको रिप्लेस कर सकता था। ठीक, यहाँ पे एक नई सिस्टम आया। और क्या सिस्टम आया, यही सब पॉइंट पूछे जाते हैं कि वर्ण व्यवस्था अप्लाई थी कि नहीं थी, ऐसा कौन सा सिस्टम किस साम्राज्य में था। इसी तरह आपको एग्जाम में 20 से क्वेश्चन उठा लिया जाता है। अब जैसे दास प्रथा थी, हाँ थी, दास प्रथा भी थी। दास प्रथा थी क्योंकि दास प्रथा में जो मनुष्य को क्रय विक्रय होता था उसे वेश्वग कहा गया। वेश्वग, जहां पर मनुष्यों का स्त्री पुरुषों का क्रय विक्रय किया जाता था। यदि कोई व्यक्ति अपने ऋणदाता को ऋण चुकाने में असफल होता था तो उसे अपने ऋणदाता के दास के रूप में कार्य करना पड़ता था। दास प्रथा थी। स्त्रियों की बात करते हैं। स्त्रियों सबसे बड़ा आधी आबादी, उसके बारे में चर्चा करना जरूरी होता है। स्त्रियों की स्थिति देखिए, अमूमन राइटर्स लिखते हैं कि स्त्रियों की स्थिति बड़ी खराब थी, लेकिन जो साक्ष्य मिलते हैं उससे कहीं भी पता नहीं लगता कि स्त्रियों की स्थिति खराब थी। क्योंकि अब मैंने जो राइटर्स पढ़े, जो बुक्स पढ़ी, उसमें ज़्यादातर मोस्टली राइटरों ने लिख दिया कि स्त्रियों की स्थिति उचित नहीं थी। लेकिन हाँ, कुछ राइटर ऐसा भी लिखते हैं कि स्त्रियों की स्थिति कंपैरेटिवली बहुत अच्छी थी, जो अभी तक स्थिति चली आ रही थी। क्योंकि स्त्रियों की स्थिति अच्छी क्यों थी? क्योंकि यहाँ स्त्रियां सामाजिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक सभी कार्यों में इन्वॉल्व हो रही हैं। यहां तक ये तो बताया कि ये अच्छे अच्छे पदों पर, शासनिक पदों पर विद्यमान रहती थी। और ऐसा बताया गया कि विजयनगर साम्राज्य हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा साम्राज्य रहा जहां पर राजकीय कार्यों में मोस्ट फीमेल्स अपॉइंट की गई थी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स अपॉइंट की गई हिंदुस्तान के इतिहास में विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, यहाँ स्त्रियों को ऐसे प्रिविलेज दिए गए थे। और क्या आगे बढ़ते हैं, ये कहा जाए कि जब कृष्णदेव राय का टाइम था, तो यहाँ पर तो स्त्रियों को उसने अंगरक्षिकाओं के रूप में भी नियुक्त किया था। स्त्रियों को अंगरक्षिकाओं के रूप में भी रुक किया था, मतलब बॉडीगार्ड या सिक्योरिटी गार्ड या कुछ भी कह सकते हैं आप, अंगरक्षिकाओं के रूप में भी नियुक्त किया था। कारण क्या था? ये सब इनकी योग्यता का कारण क्या था? फिर वही पर शिक्षा, क्योंकि स्त्रियों को शुरुआत से ही सभी प्रकार की
शिक्षाओं को अस्त्र चलाने की शिक्षा दी जाती थी, संगीत की शिक्षा, कला की शिक्षा, ललित कलाओं की शिक्षा, हर प्रकार की शिक्षा उनको दी जाती थी। इसीलिए स्त्रियां योग्य हुई और योग्य होकर अपनी योग्यता उन्होंने हर क्षेत्र में परिलक्षित की। अब देखिए, ये तो हुई एम्प्लॉयड महिलाओं की बात। अब अनएम्प्लॉयड पे भी आते, सबको थोड़ी नौकरी जॉब थोड़ी मिल जाएगी। तो अनएम्प्लॉयड की जब बात आती है तो अनएम्प्लॉयड में देखा जाता है कि हाँ, कुछ कुप्रथाएं समाज में थी, जैसे पर्दा प्रथा नहीं थी, सती प्रथा थी, बाल विवाह थी, और खासकर बाल विवाह कुलीन परिवारों में होता था। ओके, कन्या, इसमें बाल विवाह में अब इस समाज में जो आदर्श विवाह का नाम दिया गया वो कन्यादान विवाह, जो अमूमन कन्यादान विवाह जो किया जाता था उसको आदर्श विवाह की श्रेणी दी गई। अब बहुपत्नीत्व था, ये कुछ राइटर कहते हैं था भी था और कुछ राइटर कहते हैं नहीं भी था, लेकिन इसमें बीच का रास्ता ये बताया गया कि जो समानता नहीं था, लेकिन कुछ जो कुलीन वर्ग थे उसमें ऐसा बात देखने को मिली है। ठीक, और आगे देखते हैं। और ये हो गई, और थोड़ा सा और पॉइंट्स स्त्रियों के बारे में। और कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? विधवा विवाह का इंकरेज करने के लिए उन्होंने मैरिज टैक्स हटा दिया था। ये तो आपने मैंने बता भी चुका हूँ। जो विधवा विवाह था उसके लिए उन्होंने टैक्स हटा दिया था। अब सब विधवाओं की शादी नहीं होगी, कुछ विधवाएं रहेंगी, तो कुछ विधवाओं मीराबाई टाइप की हो जाएंगी, तो जो देव मंदिरों में जाके ईश्वर की सेवा करेंगे तो उनको देवदासी कहा जाता था, और उनको राजा की तरफ से वेतन भी दिया जाता था। ठीक है, पेंशन टाइप की दिया जाता था। तो देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है समाज में, राजा ने हर वर्ग को एक प्रॉपर तरीके से डील किया है, जिससे असंतोष की भावना। इसीलिए विजयनगर के मैंने कहा था आप एक गौरवशाली राज्य के इतिहास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसीलिए देखिए, हर जो एम्प्लॉयड महिलाएं उनके लिए, अनएम्प्लॉयड महिलाएं उनके लिए, जो विधवा है अगर वो शादी करना चाहे तो टैक्स फ्री होगी, और वो शादी नहीं करना चाहते, ईश्वर की सेवा मंदिर में सेवा करना चाहती हैं, तो उनको देवदासी का रोल कहा गया और उनको वेतन आदि भी दिया जाता रहा। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गए। अब समाज में एक पॉइंट और कवर करने की कोशिश करता हूं, छोटा सा है, उसको आप देख लीजिए। ओके, मनोरंजन में अब बस ये 3 पॉइंट है, उसको वर्ड नोट कर लीजिए। मैं फिर से उसको क्या कवर करूंगा, नाटक, यक्षगान और बोमलाट, ये कहा जाए मनोरंजन की विधाएं थी। जैसे आजकल हम लोग कहते हैं, अब मुझे याद तो नहीं आ रहा है, मैं संगीत में इतना पारंगत तो नहीं हूँ, लेकिन हिट्स और रीमेक्स ऐसा कुछ होते हैं, कैटेगरीज होते हैं सॉन्ग्स की, उसी तरह आप हम समझ सकते हैं इसको। नाटक, बोमलाट और यक्षगान ये कैटेगरीज थी संगीत की। ओके, या मनोरंजन की संगीत थी। और जो और भी साथ कहा जाए मनोरंजन के तरीके थे, तो उसमें शतरंज और पाशा भी लोग खेलते थे, जिसमें कृष्णदेव राय शतरंज का विशेषज्ञ माना जाता था। शतरंज के मामले में परफेक्ट, अपने टाइम का टॉपर था। ठीक, कृष्णदेव राय। ठीक, तो मनोरंजन के बारे में देखिए, बस 3 विधाएं याद रखें, नाटक, बोमलाट और यक्षगान, ये 3 विधाएं चलती थी जो आपको मनोरंजन की श्रेणी में रखी गई। शतरंज और पाशा भी खेला गया, जिसमें कृष्णदेव राय ने वर्ल्ड कप जीता हुआ था। ओके, तो इतना हम लोग ने चर्चा किया। जब हम लोग ने अब राजस्व प्रशासन में देखा तो टैक्सेस के बारे में देखा, कृषि के बारे में देखा, मुद्रा के बारे में देखा, टैक्सेस किस किस प्रकार के थे उन पर चर्चाएं की। फिर हम लोग सोसाइटी पे गए, सोसाइटी पे हम लोगों ने समाज किस प्रकार पर वर्णित हो गया था, किस प्रकार की वर्ण व्यवस्था चल रही थी, बाकी सब था जो एक्सेप्शनल पॉइंट थे उस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली। फिर हम लोग दास प्रथा पर भी चर्चा की, दास प्रथा एग्जिस्ट करती थी। फिर हम लोग ने स्त्रियों के बारे में देखा, स्त्रियों की स्थिति क्या थी। लास्ट में सामरिक तौर पर मनोरंजन के बारे में देख लिया। ओके, तो काफ़ी कुछ कवर कर रहे हैं हम लोग इस वीडियो में, और अभी लगभग 50% हुआ है। अब हम लोग आगे चलते हैं, अब एक जो मेजर पोर्शन है विजयनगर का साहित्य। कई भाषाओं में विकास हुआ, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत। इसको हम लोग बेसिक तौर पे देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा साहित्य है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ओके, तो अब हम लोग चलेंगे लिटरेचर पे, और फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे
एक समरी के तौर पे विजयनगर के पूरा एक परिदृश्य पर चर्चा करेंगे और क्या रहा विजयनगर का साम्राज्य, क्या उसके ओपिनियंस रहते हैं इतिहासकारों के, और उसके बाद क्या कारण थे जिससे विजयनगर समाप्त हो गया, उनसे भी चर्चा करेंगे। विजयनगर के इस शासन में भी कुछ कमियां रही, उन पर भी चर्चाएं करेंगे। ओके, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, स्टार्ट करते हैं उसके आगे। राजस्व प्रशासन पढ़ने के बाद सामाजिक स्थिति पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उस पर हम लोगों ने मनोरंजन तक पढ़ लिया, स्त्रियों की स्थिति पढ़ ली, मनोरंजन पढ़ लिया, समाज का वर्ण विभाजन पढ़ लिया, जो वर्ण विभाजन जो एक्सेप्शनल पॉइंट है उस पर चर्चाएं कर ली। ओके, अब हम लोग चलते हैं जो साहित्यिक पोर्शन था, इसमें काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये समझ लीजिए कि विजयनगर के टाइम पे कई भाषाओं का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट हुआ, जिसमें तेलुगु, तमिल, कन्नड़ मुख्यतः रही। लेकिन जो एक्सेप्शनल व्यू में डेवलपमेंट हुआ वो संस्कृत भाषा को लेकर हुआ। संस्कृत भाषा को लेके जैसे कृष्णदेव राय ने काफ़ी कुछ डेवलपमेंट्स किए, कई बुक्स लिखी, तो उस पर काफ़ी विशेष फोकस रहता है कि विजयनगर के में किन भाषाओं पे चर्चा नहीं की गई है, तो उसमें संस्कृत ऑप्शन दे देते हैं, तो संस्कृत पे भी चर्चा की गई है। ओके, तो सबसे पहले संस्कृत को भी उठाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जो लिपि थी, कहा जाए मुख्यतः लिपि कौन सी थी, मुख्यतः लिपि कौन सी थी, तो नंदिनी गढ़ी, जस्ट मैं गलत लिख गया हूँ, नंदिनी गलत लिख गया हूँ मैं, फिर से मतलब जस्ट नंदिनी गढ़ी हो सकता है, अब भी गलत हो, लेकिन देख लीजिए नंदिनी गढ़ी जो लिपि थी वो देखिए समरी के तौर पर मेजर फोकस रही, जो मुख्यतः लिपि रही वो नंदिनी गढ़ी लिपि रही। ठीक है, तो अब देखते हैं और संस्कृत के क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट हुए। बुक्स हैं, राइटर्स हैं, उनका कोशिश करूंगा मैं रेफरेंस भी देता रहूं, तो थोड़ा सा नोटिस करिएगा इस पॉइंट को। तो संस्कृत के बारे में दो राजा हैं, कृष्णदेव राय जो संस्कृत के नॉलेजेबल बंदे राजा माने गए, और देवराय द्वितीय, ये दोनों कहा जाए कि संस्कृत के इनको नॉलेज था। इसमें कृष्णदेव राय ने कई बुक्स लिखी, नाम था जाम्बवती कल्याणम, ये लास्ट टाइम मैं बता भी चुका हूँ, जाम्बवती कल्याणम। सबके बारे में नहीं देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उन्हीं देखेंगे, जाम्बवती कल्याणम और उषा परिणय, सिर्फ इतनी दो बुक्स हैं संस्कृत भाषा में लिखी गई है। फिर उसके बाद तेलुगु पे आते हैं। तेलुगु में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, और तेलुगु में डेवलपमेंट होने के साथ साथ इतने कार्य हुए, क्योंकि बेसिकली साउथ की लैंग्वेज तेलुगु थी, तो तेलुगु में इसीलिए इस काल को, कृष्णदेव राय के काल को तेलुगु साहित्य का, मैंने बताया क्लासिकल युग या स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। याद रखिएगा इस पॉइंट को, कई बार पूछा गया है कि तेलुगु साहित्य का, कृष्णदेव राय के टाइम पीरियड को तेलुगु साहित्य का स्वर्णिम काल या क्लासिकल युग भी कहा जाता है। ओके, तो तेलुगु साहित्य में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, तेलुगु साहित्य के 5 महाग्रंथों में जो एक ग्रंथ है उसमें आमुक्तमाल्यद का नाम आता है। आमुक्तमाल्यद किसने रचना की है? कृष्णदेव राय ने इसकी रचना की थी। और इसकी जो विषय वस्तु मैं बता चुका हूँ, राजा के आदर्शों के बारे में बताया गया है, जो और उसमें और जो चर्चा की गई है, एक कैरेक्टर है विष्णुचित्त, उसके बारे में चर्चा की गई है। विष्णुचित्त के जीवन वृत्तांत के बारे में बताया गया है, जीवन वृत्तांत, और उसकी पुत्री गोदा और भगवान रंगनाथ के विवाह की भी चर्चा की गई है। क्योंकि इसमें विष्णुचित्त की चर्चा की गई है, इसीलिए आमुक्तमाल्यद को विष्णुचित्तीय भी कहा जाता है। विष्णुचित्तीय भी इसका नाम बताया गया है। और इसके जो राइटर हैं कृष्णदेव राय, उनको विष्णुचित्त भी उपाधि दी गई, विष्णुचित्त की उपाधि दी गई, ये उपाधि है। ठीक है, ये हो गया। और देखते हैं जो कृष्णदेव राय की सब जो ज़्यादातर डेवलपमेंट्स हुए कृष्णदेव राय के ही टाइम पे हुई। तो कृष्णदेव राय के समय अष्टदिग्गज का है, जो तेलुगु साहित्य के 8 कहा जाए प्रकांड विद्वान रखते हैं, वो कृष्णदेव राय के टाइम पे थे। इनका जो हेड थे वो पेद्दन थे, मैंने बता भी चुका हूँ, पेद्दन। इनकी जो रचना थी तेलुगु भाषा में 3 रचनाएँ थी, तीनों को लेते हैं नाम। 3 रचनाएँ थी। स्वारोचित संभव, स्वाचिरित, जैसे यही वर्ड शायद मैं लास्ट टाइम भूल गया था। स्वारोचित चित्त है, ठीक है,
स्वारोचित संभव। ओके, और क्या है, मनुचरित और हरिकथा सार। ये सारे, ये तीनों उन्होंने की गई, पेद्दन ने ये डेवलपमेंट की। तो इन्हीं सब क्वालिटीज कारण कृष्णदेवराय के टाइम पीरियड को तेलुगु साहित्य का स्वर्णिम काल या क्लासिकल युग भी कहा गया। और आगे देखते हैं, अब संस्कृत हो गई, कन्नड़ में देख लेते हैं। कन्नड़ में क्या किया, कन्नड़ में कुछ खास नहीं है। कन्नड़ भाषा में हो सकता है मैंने शायद लास्ट टाइम गलत बता दिया, तेलुगु बता दिया था। जो बुक्का की डॉटर इन लॉ थी श्री गंगा देवी, जो कंपन की वाइफ भी थी, गंगा देवी, इन्होंने कंपन के मदुरा विजय के उपलक्ष्य में मदुरा विजयम लिखा था ना, मदुरा विजयम। ठीक, ये कन्नड़ भाषा है। हो सकता है लास्ट टाइम में मैंने शायद फ्लो में गलत बता दिया हो, मदुरा विजयम। और क्या थे उसमें, भीमक ने लिखा है कन्नड़ भाषा में वासव पुराण लिखा है। ठीक है, ये देखिए, संस्कृत हो गई, तेलुगु हो गई, कन्नड़ हो गई, और कौन सी, चलिए संगीत पर देखते हैं। संगीत पर को क्या लिखा गया, सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन है। संगीत पर विद्यारण्य, जो विद्यारण्य थे शुरुआत से ही, उन्होंने लिखा शुरुआत में ही, जो जिससे हरिहर बुक्का ने स्टार्ट किया था, इनकी प्रेरणा से विद्यारण्य ने लिखा संगीत सार, संगीत पर लिखा है संगीत सार। और कृष्णदेवराय के टाइम पर ही उनके जो दरबारी संगीतज्ञ थे लक्ष्मी नारायण, इन्होंने लिखा है संगीत सूर्योदय। ठीक है, बस पर्याप्त है, इतना कौन पढ़ पाता है। ठीक है, इतना कोई पढ़ ही नहीं पाता इतना डीपली जाके, इतनी चीज़ें याद ही नहीं रहती। जब तक आप अपडेट नहीं रहेंगे तो इतनी चीज़ें याद ही नहीं रह पाती हैं। अब देखिए, हो सकता है कुछ एक दो पॉइंट गलत हों, तो जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं वो मुझे सही कर दें, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ 99% सही होंगे। ठीक, अब देखिए और आगे चलते हैं। हाँ, संगीत में जैसे यहाँ नंदिनी गढ़ी लिपि जो थी बेसिक थी, जो सबसे ज़्यादा संगीत का जो यंत्र चला वो वीणा चला, विजयनगर में वीणा यंत्र चला। ओके, आप चलिए देखते हैं। संगीत, संस्कृत हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, संगीत हो गया। ठीक है, पर्याप्त है, ज़्यादा पढ़ के क्या करेंगे अभी। ओके, तो अब स्थापत्य कला पे थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। काफ़ी कुछ हम लोगों ने कवर किया आज के वीडियो में। ओके, तो और आगे चलते हैं। स्थापत्य कला देखिए, जो बिल्डिंग्स को बनाने की कला होती है वो स्थापत्य कला मानी गई। तो ठीक है, अब बिल्डिंग्स का मंदिर बनाने में मैंने बताया कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विजयनगर के दौरान बनाए गए मंदिरों के एक दो नाम बताइए। ठीक, कई बार मैंने ओरली में क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू टाइप में, और एग्जाम में भी पूछे गए विजयनगर के कुछ मंदिरों को नाम लिखिए। तो देखिए, सबसे पहले कृष्णदेवराय का हजारा मंदिर। ठीक, कृष्णदेवराय का हजारा मंदिर, इस मंदिर को क्या था, स्थापत्य कला के मर्मज्ञों ने या विद्वानों ने हिंदू मंदिर शैली की सर्वोच्च उदाहरण बताया है, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बताया है हजारा मंदिर को। ठीक है, जो हिंदू मंदिरों की स्थापत्य शैली है उसका जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो हजारा मंदिर है। और कौन सा मंदिर है, विट्ठल स्वामी मंदिर, इससे सब कृष्णदेवराय ने बनवाए थे। विट्ठल स्वामी मंदिर, चिदम्बरा मंदिर और एकेश्वर नाथ मंदिर। ठीक, ये था विट्ठल स्वामी। मैंने बताया था दक्षिण में विष्णु के अवतार को विट्ठल कहा जाता है। ओके, 4 हो गए। अब देखिए वास्तुकला पे थोड़ा सा देख लेते हैं। अब वास्तुकला का नाम आए तो उड़ीसा विजय के उपलक्ष्य में, यह इस पर हम लोगों ने चर्चा नहीं की है। ठीक है, उड़ीसा विजय के उपलक्ष्य में इसने एक सिंहासन मंच बनवाया था, जिसे हम लोग विजय भवन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि विजय भवन किसने बनवाया था। ठीक है, विजय भवन ही किसने बनाया, सब कृष्णदेवराय ने किया था। तो जब वास्तुकला का नाम आया तो वास्तुकला की जो शैली थी उस पर देख लेते हैं। वास्तुकला और
चित्रकला की शैली थी, चित्रकला की शैली, और नृत्य व संगीत की एक मर्ज शैली, एक नई शैली को डेवलपमेंट किया गया था, एक नई शैली की डेवलपमेंट किया गया था, उसके देख लेते हैं। तो वास्तुकला की शैली थी वो मदुरा शैली कही गई। मदुरा शैली क्यों कही गई? क्योंकि इसमें मदुरा के नायकों का विशेष योगदान रहा। मदुरा शैली, क्वेश्चन बस यही पूछा जाएगा, विजयनगर में वास्तुकला में कौन सी शैली फोकस रही है, मेन रही? मदुरा शैली। चित्रकला में कहीं लिप छड़ी शैली हो सकता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लक्षणी या लिपछड़ी शैली। ओके, तो यदि ये नाम गलत है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको सही कर दूंगा। लिपछड़ी या लिक्षणी ऐसे कुछ नाम था इसका, याद नहीं आ रहा है। ओके, नृत्य की ऐसी थी यक्षणी शैली, यक्षणी शैली। इसका थोड़ा सा मुझे कंफर्म है कि ये नाम नहीं है, क्योंकि वो इसको थोड़ा सा हाईलाइट रखिएगा, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं इसको सही बता दूंगा। ओके, तो स्थापत्य कला में मैंने कहा बस इसके बारे में फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं कि मंदिरों को कौन सी शैली यूज़ की गई, वास्तुकला की कौन सी शैली थी, स्थापत्य कला की कौन सी शैली थी, नृत्य संगीत में एक मर्ज चली गई, ये डेवलप्ड की गई थी यक्षिणी शैली। नृत्य व संगीत की मर्ज करके एक नई शैली अब डेवलप की गई, यक्षिणी शैली। ओके, तो हम लोगों ने साहित्य पर देख लिया और स्थापत्य देख लिया। अब मुझे मुमकिन है ऐसा कोई पॉइंट बचा नहीं है जो मैंने कवर ना किया हो। ओके, फिर भी कुछ बच्चे को ऑब्जेक्शन करते हैं, कॉमन सी बात है, क्योंकि मैंने कुछ पॉइंट्स इग्नोर किए हैं, अवॉइड किए हैं, लेकिन वो वनडे एग्जाम के पर्पज से नहीं है, वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के पर्पज से होते हैं, तो उनको हम लोग बाद में कवर करेंगे। ओके, तो अभी तो हम लोगों ने, जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ, हिस्ट्री को हम लोग सिर्फ एक कॉन्सेप्ट में, जो बच्चे कहते हैं हिस्ट्री बहुत बोरिंग है, इंटरेस्टिंग नहीं होती है, उनके लिए मैं शॉर्ट में ही कहा जाए संक्षिप्त इतिहास पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, समरी के तौर पे। तो चलिए, यहाँ पे विजयनगर का पोर्शन खत्म होता है। अब हम लोग सिर्फ एक प्रीव्यू टाइप का विजयनगर देख लेते हैं, क्या लोगों का ओपिनियंस रहा इतिहासकारों का विजयनगर के बारे में, कैसा लोग सोचते हैं और किस कारण से ये ख़त्म हो गया, उस पर एक प्रीव्यू देखिए। मुश्किल से 2 या 3 मिनट का है, एक समरी के तौर पर जान लेंगे। सुनने वाला पोर्शन है, लिखने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ सुन लीजिए उसके बारे में, और बाकी सब अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, और आज की फाइनल और विजयनगर की भी फाइनल स्लाइड में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, स्टार्ट करते हैं। ओके, विजयनगर पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया। लास्ट वीडियो में विजयनगर का राजनीतिक पॉलिटिकल सेशन पढ़ा। आज के हम लोगों ने जो उसका शासन प्रशासन है उस पर चर्चा की, रेवेन्यू के बारे में चर्चा की, सोसाइटी के बारे में चर्चा की, लिटरेचर के बारे में चर्चा की, सबके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली सारा पॉइंट के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब देखते हैं विजयनगर में सबका ओपिनियन क्या रहा। देखिए, विजयनगर एक, मैंने पहले बता चुका हूँ, भारत का सबसे ज़्यादा गौरवशाली जिसने लगभग 200 सालों तक शासन किया विजयनगर साम्राज्य में। जितने भी विदेशी पर्यटक आए, उन्होंने विजयनगर के वैभव, समृद्धि, नीतियों, राजनीतिक पॉलिसीज पर सबकी दिल खोल के प्रशंसा की, नो डाउट। जैसे अब्दुल रज़्ज़ाक, ईरानी राइटर आए थे, ईरानी पर्यटक आया था अब्दुल रज़्ज़ाक, उसने क्या लिखा? उसने कहा कि विजयनगर इतना संपन्न है कि राजा के कोष में जमीन में गड्ढे बने हुए हैं और उसमें पिघला हुआ सोना भरा हुआ है, जो अब शिलाओं का रूप ले चुका है। धनवान स्टेट तो यह शुरू से रहा है, सबकी नज़रें इस पर तिरछी रही हैं, क्योंकि इसके पास स्वर्ण के सिक्के, सर्वाधिक सिक्के इसी के काल में चलाए गए। अब देखिए, और आगे सभी राइटर्स आते हैं जो इसकी संपन्नता के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे पुर्तगाली डोमिंग पायस आया था, तो उसने भी लिखा था कि राजा के कोष भरे पड़े हैं, संपन्नता चारों तरफ है, ये इतिहास का सबसे ज़्यादा संपन्न नगर है। ठीक है, राजा के पास अथाह सेना है, इस तरह के उसने, मतलब कुल मिला के सामरिक तौर पे देखें तो हर राइटर ने विजयनगर के प्रशंसा के पुल बांधे हुए हैं, उसकी सैनिक क्षमता का, उसके कहा जाए पॉलिसीज़ का, अर्थव्यवस्था का, सब पे चर्चा की है। अब देखिए, जब डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्योंकि उनका जो मेन फोकस था वो था कृषि पर। ठीक है, कृषि पर इनका मेन फोकस था। ये मैं बस कुछ काल में बता चुका हूँ। यदि आपके पास कृषि होगी तो आपका अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी डेवलप करेगी, क्योंकि कृषि
से साथ साथ इससे होती है अनाज तो मिलता ही है, अनाज तो मिलेगा ही, मिलता ही मिलता है, साथ में साथ रॉ मटेरियल भी मिलता है, रॉ मटेरियल भी मिला। ठीक है, रॉ मटेरियल से आप क्या है आपको अन्य उद्योगों में अन्य उद्योग बन जाएंगे। ठीक है, जैसे आज की डेट में आप कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे चीनी उद्योग के लिए गन्ना मिल जाता है, रॉ मटेरियल हर तरह, कहीं ना कहीं आप कोई भी चीज़ देखिए उद्योग का, उसको रॉ मटेरियल उसको कृषि से मिलेगा। अब जैसे लोग चिप्स खाते हैं तो उसके आलू भी रॉ मटेरियल कृषि से ही मिलती है ना। तो आप कुछ भी देखिए मार्केट में कहीं ना कहीं वो रॉ मटेरियल कृषि से ही कनेक्ट आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ, अन्य उद्योग डेवलप हुए। अब इसको विजयनगर रेफरेंस में देखते हैं, तो विजयनगर ने कृषि को तो प्रोत्साहित करते करते साथ में सिंचाई योजनाओं पर भी कंसंट्रेट किया। सिंचाई की नीति भी काफ़ी डेवलप थी, क्योंकि मैंने बताया भी था हर गाँव में इन्होंने नियुक्त कर रखा था सिंचाई से लेकर निरीक्षकर, है ना, वो नाम तो वो 12 लोगों में एक का नाम काम ही होता था कि सिंचाई संबंधित कार्य परफॉर्म करना। तो इसीलिए सिंचाई परियोजना करने के साथ साथ अब क्या हुआ, इनको देखिए अनाज भी मिल रहा है, रॉ मटेरियल मिल रहा है और साथ ही साथ कर भी मिल रहा है। इससे इनको पर्याप्त धन मिलने लगा, पर्याप्त धन से अन्य उद्योग भी डेवलप होने लगे और ये धनवान स्टेट में बना। ठीक है, धन का जब वैभवशाली राज्य बना। साथ ही अब विजयनगर का देखिए, ये तो तारीफ हो गई, अब इसने देखिए अपने उद्देश्यों में भी पूरा किया। हिंदू संस्कृति को दक्षिण के मुसलमानों से एक लंबे समय तक बचाने में ये सफल रहे। ठीक है, हिंदू संस्कृति को ये दक्षिण के मुसलमानों से एक लंबे समय तक बचाने में सफल हुए। तो अगर दो कारण इनके इतिहास में अगर गौर किया जाए तो एक वैभवशाली और दूसरे वीरता, बोल्डनेस इनकी कहा जाए दक्षिण के मुसलमानों से इन्होंने काफ़ी हद तक हिंदू संस्कृति को बचाए रखा, हर हमेशा उनको पराजित किया। ठीक, अब फिर क्वेश्चन आता है, जब सब कुछ था तो इसकी विजयनगर साम्राज्य खत्म क्यों हो गया? इतना बड़ा अंपायर, इतना वैभवशाली अंपायर था, वो खत्म क्यों हो गया? ना तो इनके पास पैसे की कमी थी और ना ही बहादुरी की कमी थी, तो कमी कहाँ रह गई? तो उन कमी को अगर आप हाईलाइट करना चाहें तो 2 या 3 पॉइंट होते हैं मोटे तौर पे, लेकिन फिर भी अगर हाईलाइटली देखना चाहें तो 2 से 3 पॉइंट होते हैं, उस पर आप कंसिडर कर सकते हैं। पहला पॉइंट, प्रांतीय सूबेदार। मैंने इसके बारे में चर्चा की थी, प्रांतीय सूबेदार, इनके बारे में चर्चा की थी। देखिए प्रांत जस्ट ए मिनट, थोड़ी सी आवाज़ डिस्टर्ब हो सकती है। तो प्रांतीय सूबेदार थे, इनके पास पावर्स ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि प्रांतों का हेड होता था, क्योंकि इसी के नीचे फिर प्रांतों के नीचे मंडल आते थे, फिर मंडल के जिले आते, जिले परगना जैसे मेला ग्राम जैसे ग्राम। तो जब प्रांतीय सूबेदार थे इनके पास पावर थी। पावर क्या थी? रेवेन्यू पावर तो थी ही, क्योंकि 1/3 ही ये सेंट्रल होते थे, बाकी 2/3 तो अपने पास रखते ही थे और साथ ही साथ सेना भी रखते थे। इसके कारण इसमें ये होशियार होकर धीरे धीरे स्वतंत्रता की मांग करने लगे, वो विद्रोह करने लगे। ठीक है, इन्हीं में बढ़ जाता है विजयनगर साम्राज्य, जब टूटता है तो इन्हीं सब प्रांतों में तो बढ़ जाता है धीरे धीरे। पहला कारण हो गया। दूसरा कारण, सैनिक संगठन ये अपडेट नहीं कर पाए अपना। सिर्फ कृष्णदेवराय को अगर इग्नोर कर दें, अवॉइड करें थोड़ी देर के लिए, तो कृष्णदेवराय ने तो अपने सेना को अपडेट किया, लगभग अश्व यानी कि घोड़ों को अपडेट किया। हर साल 13,000 घोड़े इंपोर्ट करता था और सैनिक क्षमता भी काफ़ी इसने बढ़ा दी थी। लेकिन जो अन्य राजा थे वो लगातार सेना को अपडेट नहीं करे, जिसके कारण सेना कमज़ोर हुई और बाहरी शक्तियाँ हावी हो गई। बाहरी शक्ति क्या, बाहर तो हावी हो ही गई, साथ में ये जो प्रांतीय सूबेदार है इनकी ये भी तो हावी हो गए। तीसरा, पुर्तगालियों, उन्होंने पुर्तगालियों को एक कहा जब बीजापुर को हराने के लिए किया था, लेकिन उन्हें एक रास्ता दे दिया था अपने राज्य में इंटरफेयर करने का। कहीं ना कहीं ये रास्ता ये भी माना जाता है, पुर्तगालियों को, विदेशी शक्तियों को आपने अपने राज्य में आने का अधिकार दे दिया, जिससे क्या आपकी इंटरनल पॉलिसी कहीं ना कहीं वीक हो जाएगी। और ये वीक कैसे हुई, इसको पॉइंट को आप 4th पॉइंट में कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक स्थायी व्यापारिक नीति को डेवलप नहीं कर सकते, व्यापारिक नीति को डेवलप नहीं कर सके, क्योंकि देखिए पैसा तो इनके पास पर्याप्त था, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो पैसा फ्लो में नहीं आएगा, है ना, उसके रिटर्न्स अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि पुर्तगालियों से इन्होंने व्यापारिक नीति का समझौता कर रखा था। इसीलिए अब इनकी स्थायी व्यापारिक नीति डेवलप नहीं हो पाई और इनके पास धन की धीरे धीरे कमी आने लगी। इसीलिए कहीं ना कहीं ये भी सैनिक संगठन भी कमजोर हुआ और सैनिक संगठन का फायदा उठाकर प्रांतीय सूबेदारों ने विद्रोह किया और ये साम्राज्य टूट गया। ठीक है, तो देखिए मैंने कोशिश की है, जस्ट ए मिनट, कोशिश की है कि सबको आपको एक दूसरे कनेक्ट करने की कोशिश की। फिर भी आप यदि आप ना समझ में आए तो एक बार फिर से इसको पॉज करके देखिए वीडियो को, आपको काफ़ी हद तक समझ में आएगा। ओके, एक बार फिर से पूरा रिवाइज करते हैं।
डेवलप क्यों था? सभी इतिहासकारों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा काफ़ी था, ठीक है, और दूसरे पर वीरता। इन्होंने हिंदू संस्कृति को बचा रखा था। पैसा कैसे आ रहा था? क्योंकि इन्होंने कृषि को डेवलप किया था और साथ साथ सिंचाई परियोजनाओं को भी डेवलप किया था। उससे इनको अनाज मिल रहा था, रॉ मटेरियल मिल रहा था और टैक्सेस भी मिल रहे थे। इससे पैसा, इनका पर्याप्त रेवेन्यू आ रहा था। इससे उन्होंने अन्य उद्योगों को भी डेवलप किया। अन्य उद्योग को डेवलप करने के साथ इनको पैसा, मतलब रेवेन्यू काफ़ी कलेक्ट होने लगा। और फिर इन्होंने अपनी वीरता के दम पे एक लंबे समय तक दक्षिण के मुसलमानों से, अपने कुल मिला के बहमनी के वंश से आक्रमणों से अपने आप को सुरक्षित रखा। फिर नष्ट क्यों हुआ? क्योंकि प्रांतीय सूबेदारों के पास पावर ज़्यादा आने लगी थी धीरे धीरे, उसके कारण ये विद्रोह कर रहे थे। सैनिक संगठन सिर्फ कृष्णदेवराय को छोड़ दिया तो कोई भी राजा ने अपनी सेना को उस हिसाब से डेवलप नहीं किया जिस हिसाब से जरूरत थी। क्योंकि उस हिसाब से मेरा मतलब क्योंकि बहमनी वंश के साथ कंटिन्यू पे अटैक कर रहे थे। तो कंटिन्यू जब आप अटैक कर रहे हैं तो आपको अपनी सेना को लगातार अपडेट भी करना पड़ेगा, ठीक है, और उस हिसाब से इन्होंने अपडेट नहीं किया। पुर्तगालियों को मौका दिया, पुर्तगाली वे इंडिया में या इनके राज्य में आए और इनके राज्य में आकर ही इनकी ही पॉलिसी को, व्यापारिक पॉलिसी को कहा जाए धक्का लगा दिया, बट्टा लगाया। और इनकी इसका परिणाम ये हुआ कि ये अपनी खुद की एक व्यापारिक पॉलिसी नहीं डेवलप कर पाए। इसके कारण कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था चौपट हुई। तो देखिए, अर्थव्यवस्था खत्म होने से क्या फायदा हुआ? रेवेन्यू कम हुआ, जिससे सैनिक संगठन प्रभावित हुआ और सैनिक संगठन प्रभावित होने के साथ साथ प्रांतीय सूबेदारों के जो विद्रोह की भावना थी वो और ज़्यादा डेवलप हो गई और ज़्यादा एग्रेसिव रूप में आ गया। तो इसी के साथ विजयनगर टॉपिक खत्म होता है। मैं उम्मीद है आपको विजयनगर के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, काफ़ी कुछ आपने जानने को मिला होगा। लेकिन फिर भी यदि कोई पॉइंट छूट गया तो अफसोस ना करें। अब हम लोग सेकंड सेशन पर हिस्ट्री लेके चलेंगे तो हम लोग जो टॉपिक अवॉइड किए हैं उन सब पर चर्चा करेंगे। अभी जैसे ब्रीफली चल रहा है समरी तौर पर, उसे मैं कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो आज के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो देखिए कुछ पॉइंट्स अभी हम लोगों ने विजयनगर पर चर्चा की है, लेकिन अभी 1 या 2 चैप्टर आते हैं लेकिन उसको मैं अवॉइड करते हुए, कुछ खास नहीं होता है वनडे एग्जाम को लेकर। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से मिडिवल हिस्ट्री का जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है मुगल से स्टार्ट करेंगे, मुगल काल स्टार्ट करेंगे। और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला मुगल काल कि बाबर से लेके एक एक राजा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, काफ़ी मिडिवल हिस्ट्री के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक मुगल्स को स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो से। ओके, तो तब तक के लिए जो मेरी कमियां हैं कमेंट सेक्शन में उसको बताएं, कोई क्वेश्चंस हो तो उसको बता सकते हैं, यदि कोई राय हो तो अवश्य बताएं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।